चैप्टर 16 पानी की कहानी। पानी की कहानी के लेखक हैं रामचंद्र तिवारी। तो आइए हम पानी की कहानी के शब्दार्थ को देखते हैं। कलाई। कलाई मीन्स होगा हाथ का अगला हिस्सा। जो हाथ का अगला हिस्सा होता है उसे हम कलाई कहते हैं। दृष्टि। दृष्टि माने होगा नजर। उसके बाद है स्वर। स्वर माने होगा आवाज। कण, बहुत छोटा अंश। कण कहते हैं बहुत छोटे अंश को। फिर है सुरीली। सुरीली माने मधुर ध्वनि, मधुर आवाज। फव्वारा। फव्वारा माने पानी की ऊंची धारा। टटोलती। टटोलती माने होगा ढूंढती। फिर एकाएक। एकाएक माने अचानक। प्रयत्न। प्रयत्न माने होगा कोशिश। फिर जड़े। जड़े मतलब मूल। रोए रेशेदार जड़। निर्दयी जिसमें दया न हो। असंख्य। असंख्य माने होगा बहुत सारे। बंधुओं मतलब भाइयों या साथियों। प्राणनाश मतलब मारे गए। अगला है दुर्भाग्यवश मतलब बुरी किस्मत। उत्सुकता। उत्सुकता मतलब होगा जिज्ञासा। फिर है सिकुड़ी। सिकुड़ी माने सिमटी। तो अब हम आपको किताब से पढ़ाएंगे। तो आइए हम पानी की कहानी का व्याख्या देखते हैं। पानी की कहानी। पानी की कहानी पढ़ने से पहले इस पाठ के बारे में आइए हम आपको बताते हैं। पानी की कहानी पाठ के लेखक रामचंद्र तिवारी जी हैं। लेखक ने पानी की बूंद का मानवीकरण किया है। पानी की बूंद के जन्म से लेकर उसके पूरे जीवन चक्र की कहानी लेखक इस पाठ के माध्यम से हमें समझाते हैं। और लेखक कहते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी ये छोटी सी पानी की बूंद अपने जीवन में कितना लंबा सफ़र तय करती है। कैसे तय करती है? सबसे पहले अत्यधिक गर्मी के कारण समुद्र से भाप बनकर उड़ जाती है। फिर ठंडा होने पर बादलों का रूप ले लेती है और अत्यधिक घने काले बादल बरसकर दोबारा से पानी के रूप में धरती पर आ जाते हैं। फिर कुछ पानी मनुष्य, पेड़ पौधे तथा अन्य जीव जंतुओं द्वारा उपयोग किया जाता है, तो कुछ पानी नदी नालों से बहकर फिर से समुद्र में जा मिलते हैं। और इस तरह पानी का जीवन चक्र अविरल चलता ही रहता है। बस यही बात लेखक इस पाठ के माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम पानी की कहानी का व्याख्या देखते हैं। मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। और इसमें लेखक ये कहते हैं कि लेखक किसी काम से वो रास्ते पर जा रहे थे कि क्या हुआ। बोले मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से, बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद लेखक के हाथों पर आ पड़ी। ठीक, क्या हुआ? ओस की बूंद पड़ी और वह मेरे हाथ पर आ पड़ी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। और जब वो बूंद लेखक के हाथ पर पड़ी और वही ठहर गई, तो लेखक के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई। और जो ओस की बूंद थी लेखक के हाथों पर आ पड़ी। तो जब लेखक ने देखा कि ओस की बूंद उनकी कलाई पर आकर गिर गई है और कलाई से सरक कर हथेली पर आ गई, तो ओस की बूंद को देख करके लेखक क्या हुआ? हैरान हो गए। आश्चर्य का ठिकाना रहा मतलब हैरान हो गए, हैरान हो उठे कि कोई बूंद पेड़ पर से आकर उनके हाथ पर कैसे गिरी।
और वे सोचने लगे कि कोई बूंद पेड़ पर से आकर के उनके हाथ पर कैसे गिर सकती है। यह जानने के लिए उनकी जिज्ञासा जाग उठी और लेखक के मन में यह जिज्ञासा हुई कि वह बूंद कैसे गिरी। ठीक, ये जानने की जिज्ञासा लेखक के मन में उठी। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। और लेखक कहते हैं कि जैसे ही लेखक की नज़र ओस की बूंद पर पड़ी, वह ठहर गई। ओस की बूंद क्या हुआ? ठहर गई। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झनकार सुनाई देने लगी। और जब वो आकर ठहर गई तो क्या हुआ? थोड़ी देर में लेखक को सितार के तारों की तरह कुछ संगीत सुनाई देने लगा। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई नहीं। और लेखक ने सोचा कि कोई सितार बजा रहा होगा, लेकिन लेखक ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था जो सितार बजा रहा हो। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। तब लेखक को एहसास हुआ कि वह आवाज़ उन्हीं की हथेली से निकल रही है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के 2 कण हो गए हैं। जब ध्यान से देखा तो लगा कि उस बूंद के 2 कण हो गए हैं, 2 हिस्सों में बूंद बट गई है। वे दोनों हिल हिल कर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हैं। और वे दोनों हिल हिल कर जो अलग अलग हो गए थे, ये ऐसी आवाज़ पैदा कर रही थी, ये ऐसा लग रहा था कि दोनों बूंदें आपस में बातचीत कर रही हों। उस सुरीली आवाज़ में मैंने सुना, सुनो सुनो। और लेखक ने सुरीली आवाज़ में क्या सुना? कि सुनो सुनो। मैं चुप था, लेखक चुप था। फिर आवाज़ आई, सुनो सुनो। फिर से पुनः क्या आवाज़ आती है? सुनो सुनो। अब मुझसे न रहा गया, अब लेखक से न रहा गया। जब फिर से आवाज़ आई, सुनो सुनो, मेरे मुख से निकला, कहो कहो। और लेखक के मुख से क्या निकला? कि कहो कहो। अब मुझसे न रहा गया, मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। और लेखक के मुख से क्या निकला? कि कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूँ। और जैसे ही ओस की बूंद से बात करने लगा लेखक, ओस की बूंद मानो खुशी से हिली और बोली कि वह ओस है। जानता हूँ, मैंने कहा। लेखक बोला, जानता हूँ, मैंने कहा। लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी मालूम है। और कहा कि पता है ओस है। ओस ने आगे कहा कि लोग उसके इस रूप को पानी के नाम से भी जानते हैं और जल के नाम से भी जानते हैं। मैं बेर के पेट में से आई हूँ। कही कि ओस, मैं बेर के कहाँ से आई हूँ? मैं बेर के पेट से आई हूँ। यह जानकारी ओस ने जब लेखक को दी तो लेखक ने क्या कहा कि पहले ही पता है कि ओस की बूंद अपने बारे में बताती है कि लेखक की हथेली पर बेर के पेट से आई है। झूठी, मैंने कहा और सोचा। झूठी, मैंने कहा और सोचा। कि लेखक ने उनसे कहा कि झूठी है, क्योंकि बेर के पेड़ पर कोई पानी की धारा नहीं है, इसलिए बोले कि झूठी कहीं की। बेर के पेड़ पर क्या पानी का फव्वारा निकलता है? बोले कि झूठी कहीं की। बेर के पेड़ पर कोई पानी की ऊंची धारा नहीं है जो वहाँ थी। बूंद फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ हो। और बूंद फिर हिली क्योंकि उसे लगा कि लेखक को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ है। सुनो,
मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी, तो इस बात का भी उसे दुख हुआ। बूंद ने फिर कहा कि वह पेड़ के पास भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कड़ों का हृदय टटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई, और कही कि मैं कड़ों का हृदय जो टटोलती हुई इधर उधर फिर रही थी कि अचानक पकड़ी गई। मैंने पूछा, लेखक पूछा, कैसे? वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। कही कि जो पेड़ देखते हो वो इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं, और बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं। ये रोए बहुत ही निर्दयी होते हैं। और बोली कि ये जो रोए हैं ये बहुत ही निर्दयी। बोला कि लेखक कहा कि देखते हो ना, ऊपर ही उतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। इसका मतलब कि लेखक कहा कि बड़ी जड़ें, जो ऊपर से जितना बड़ा नज़र आता है वह उतना ही ज़मीन के अंदर भी है। कैसे है? उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं। उसकी जो बड़ी जड़ें हैं, छोटी जड़ें हैं, ज़मीन के अंदर दूर दूर तक फैली हैं, और जड़ों के भी रोए हैं। रोए बड़े निर्दयी होते हैं। और कहता है कि कहती है कि जड़ों के रोए हैं, वे रोए कैसे होते हैं? बहुत ही निर्दयी, जिन्हें मतलब बिल्कुल दया न हो। मुझ जैसे असंख्य जलकणों को बलपूर्वक पृथ्वी में खींच लेते हैं। और कहती है कि मुझ जैसे असंख्य जलकणों को क्या करते हैं? वे बलपूर्वक पृथ्वी में खींच लेते हैं। कुछ का तो पेड़ एकदम खा जाते हैं, और अधिकांश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। और कही कि उनके द्वारा सब कुछ छीन जाता है, और पेड़ के द्वारा उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है, यानी वे अपना रूप खो देते हैं। अधिकांश सब कुछ छीन जाता है। और जब ओस की बूंद ने ये सब बता रही थी, तब क्या हुआ? क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। और ये सब जब बात बता रही थी उसकी बूंद, तब उसका शरीर क्रोध और घृणा से कांप रहा था। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? कहता है कि तुम क्या समझते हो? बूंद ने आगे लेखक को बताया कि वह क्या समझता है कि पेड़ ऐसे ही इतने बड़े हो गए। इन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। और कही इसे इतना बड़ा बनाने में मेरे बहुत सारे बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। यानी कि पेड़ को पनपने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। इस तरह से उस पेड़ के बारे में बताती है कि पेड़ का जो भी विकास है किससे होता है? जल कण से होता है। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। और कहता है लेखक कि यह कहानी इतनी रोचक होती जा रही थी कि वे उसे बहुत ही ध्यान से मन लगाकर लेखक सुन रहे थे। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। मेरी उत्सुकता बढ़ती चली गई। और पूछे फिर क्या हुआ? पूछने के लिए उनकी उत्सुकता बढ़ती चली गई। मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। और कहती है कि मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है। कही कि मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई, और ऐसा लगा। फिर बूंद आगे कहती है कि मेरा लग रहा था, देखिए, मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से खींच रहा है। बूंद आगे बताती है कि एक बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है। और बूंद एक कोठरी में बंद कर दी गई, और थोड़ी देर बाद उसे ऐसा एहसास हुआ कि पीछे से कोई धक्का दे रहा है। और
मानो कोई हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा है। मेरा एक भाई भी वहाँ लाया गया। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था और उसके लिए स्थान बनाने के कारण इस बूंद को दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच पिस चली और उन दोनों के बीच ये दबाया जा रहा था। कोठी में सबसे पहले क्या वो लेखक कहता है कि उसे एक छोटी सी कोठी जैसी जगह में बंद कर दिया गया। थोड़ी देर बाद उसके बाद एक बूंद हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। ओस के पीछे से धक्का दे रहा था और ओस को कोई पीछे से लग रहा था कि धक्का दे रहा है और मानो हाथ पकड़ करके ऊपर खींच रहा है और ओस उन दोनों के बीच फंस गई थी। खींच रहा था मतलब फंस गई थी। मेरा एक भाई भी वहाँ लाया गया। ओस की बूंद कहती है कि लगभग 3 दिन तक कस रहती हुई ओस की बूंद, फिर उसका भाई, उनका एक भाई भी वहाँ लाया गया। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। उस जल कण को उसकी जगह देने के लिए ओस की बूंद को दबाया जा रहा था, उसे मतलब कुचला जा रहा था। आगे एक बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी और आगे एक बूंद क्या कर रही थी, हाथ पकड़ करके लग रहा था कि ऊपर की तरफ खींच रही हो। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। और बूंद कहती है कि जब तक वह पेड़ की पत्तियां तक पहुंची तो छोटे छोटे पत्तों के छेदों से होते हुए किसी तरह से जान बचा करके वहां से भागी और उसने सोचा कि पत्तों तक पहुंचते ही उड़ जाएगी और सोची कि जैसे ही पत्तों तक पहुंचेंगी वो उड़ जाएगी। परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और जो सूर्य हमें उड़ने की शक्ति देते हैं जा चुके हैं। और बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो उड़ने की शक्ति देते हैं वो जा चुके थे। वायुमंडल में इतने कण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहाँ स्थान नहीं है। मैं तो अपने भाग पर भरोसा कर पत्तों पर। और देखिए कहती है कि रात होने वाली थी और उड़ने की शक्ति देते हैं जा चुके थे। वायुमंडल में इतने जल कण उड़ रहे थे कि मेरे लिए वहाँ स्थान नहीं है। तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही सिकुड़ी पड़ी रही। अभी जब तुमने देखा तो जान में जान आई और अच्छा पाने के लिए हाथ पर कूद पड़ी। और कहती है कि जब मैंने देखा तो रक्षा करने का आश्वासन दिया तो बूंद के जान में जान आई और वह निश्चिंत हो गई। इस दुख का भावपूर्ण कहानी पर मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें न छू सकेगा। और लेखक कहा कि बूंद लेखक से कह रही थी कि जैसे ही उसने लेखक को देखा उसकी जान में जान आई। वह निश्चिंत हो गई कि उसे कोई हानि नहीं हो सकता और वह अपनी रक्षा की खातिर वह लेखक के हाथ पर कूद पड़ी। ठीक उसके बाद से देखिए क्या हुआ। लेखक ने ओस की बूंद की यह दुख से भरी कहानी सुना तो लेखक के मन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। लेखक ने उसे आश्वासन देते हुए कहा कि जब तक लेखक के पास है तब तक कोई भी उसे हानि नहीं पहुंचा सकेगा। भैया तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है। मैं जब तक सूर्य न निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ। और कहा कि भैया इसके लिए धन्यवाद है, जब तक सूर्य न निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ। इनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। कहता है इनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से पूर्ण है। और कहती है कि मेरा जीवन क्या है, विचित्र है, अनोखी घटनाओं से भरी हुई है। ओस की बूंद लेखक को कहानी सुनाने के बारे में कह रही थी कि वह अपनी जीवन की कहानी के बारे में लेखक को बताएगी तो लेखक का हाथ थोड़ा सा भी नहीं दुखेगा। और कह रही है कि जब वो अपनी कहानी सुनाएगी
दुख भरी, तो लेखक का हाथ थोड़ा भी नहीं दुखेगा या लेखक को बूंद अपने हाथ में लेने में कोई कष्ट नहीं होगा। लेखक भी उत्साह पूर्वक बूंद के जीवन की घटनाओं को सुनने के लिए हामी भरता है, मतलब हाँ में हाँ भरता रहेगा। तुम्हारा हाथ तनी अच्छा सुनाओ। और कहती है ठीक है सुनाओ। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ओसजन ऑक्सीजन नामक दो गैसें सूर्यमंडल के लपटों के रूप में विद्यमान थीं। ओस की बूंद, पुरखे मतलब होगा पूर्वज, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ओसजन ऑक्सीजन, सूर्यमंडल सूर्य का घेरा, लपटों दहकना या जलना, मार्ग मने रास्ता, विद्यमान मने मौजूद, ब्रह्मांड मने सृष्टि, उथल पुथल मने हो जाएगा हलचल। ओस की बूंद लेखक को सृष्टि के निर्माण के समय की कहानी सुनाना शुरू करती है और ओस की बूंद कहती है कि उसके पूर्वज जहाँ से उनकी रचना हुई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक दो गैसें सूर्य के घेरों में लपटों के रूप में मौजूद थी। उस समय वह गैस के रूप में थी। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था और सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी, ब्रह्मांड में हलचल हो रही थी कि बहुत कुछ निर्माण हो रहा था और बहुत कुछ नष्ट हो रहा था। अर्थात नए अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। नए नए ग्रहों का निर्माण शुरू हो चुका था, बन रहे थे। ठहरो, क्या तुम्हारे पूर्वज अब सूर्यमंडल में नहीं हैं? अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे, ब्रह्मांड में हलचल हो रही थी और ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण हो रहा। ठहरो, क्या तुम्हारे पूर्वज अब सूर्यमंडल में नहीं हैं? हैं। उनके पूर्वज अपनी भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्जवल किए हुए हैं। हाँ, मेरे पूर्वज बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। उसकी आंखें चौधियाने लगी। दूर से एक तेज प्रकाश दिखाई दिया तो उसकी आंखें चौधियाने लगी। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। ज्यों-ज्यों पास आता जाता था वह उसका आकार बढ़ता जाता था। वह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। वो कैसा था? वो सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। फिर लेखक ओस की बूंद से प्रश्न किया कि क्या उसके पूर्वज अब सूर्यमंडल में मौजूद हैं? ओस कहती है कि जो उसके वंशधर हैं वे उसकी भयावह लपटों से अभी तक भी उसके मुख को उज्ज्वलता प्रदान कर रहे हैं, चमक प्रदान कर रहे हैं। ओस की बूंद कहती है कि उसके पुरखे बहुत ही खुशी से प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। एक दिन की बात है, प्रचंड प्रकाश दिखाई पड़ा। उनकी आंखें क्या हुई? चौधियाने लगी। यह पिंड बहुत तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। ज्यों ज्यों पास आता था उसका आकार बढ़ता चला जा रहा था। ज्यों ज्यों पास आता था उसका आकार बढ़ता जाता था। वह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि ग्रह राज से टकराकर हमारा सूर्य चूर हो जाएगा। और ऐसा लग रहा था कि उससे टकरा करके ग्रह क्या हो जाएगा? चूर हो जाएगा। कि बहुत तेज से इधर आ रहा था और आकार बढ़ता रहा था, क्योंकि चीज़ें दूर होती हैं तो छोटी नज़र आती हैं। वह नज़दीक आता हुआ और भी बड़ा रूप दिखाई दे रहा था। यह जो गोला था प्रकाश पिंड का, वह सूर्य से बहुत ही लाखों गुना था। उसकी आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य क्या हुआ? कांप फूटा। ऐसा ज्ञात हो रहा था कि ग्रह के टकराने से वो क्या हो जाएगा? वो टुकड़ों में टूट जाएगा। ऐसा ज्ञात हुआ कि ग्रह राज टकरा कर चूर हो जाएगा। वैसा न हुआ। अब सूर्य के सहस्रों मील से ही घूम चला, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। सूर्य से टूटा हुआ भाग
इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में टूट गया। वो कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारा पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी ऐसा, परंतु इन लपटों से तुम पानी कैसे बनी मुझे ठीक पता नहीं है। हाँ, यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया। और उसके बाद से बूंद कहती है कि ये उल्का पिंड थी, ठीक, वो हमारे सूर्य से कांप उठा। ऐसा लग रहा था कि ग्रह राज से टकराकर चूर चूर हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसे सूर्य से हजारों मील दूर से ही अपना रास्ता बदल दिया था। परंतु अपना भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चल दिया। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका, कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी ऐसा, परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बने। ओस की बूंद फिर आगे कहती है कि वह टुकड़ा जो सूर्य से टूटा था इतना वजनदार था कि आकर्षण को सहन न सका, कई टुकड़ों में टूट गया, सूर्य के टुकड़ों से अलग हुआ। उसी में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। प्रारंभ में जब बन रही थी तब आग का गोला था। बूंद की बात सुनकर लेखक ने बूंद से प्रश्न किया कि वह लपटों के रूप में, अग्नि के रूप में थी जो पानी कैसे बनी मुझे ठीक पता नहीं। हाँ, यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया। और कही कि हाँ, ये सही है कि हमारा जो वो ठंडा होता चला गया। और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हद्रजन और ओसजन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूँ। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया है। अस्तित्व मने मौजूद व हस्ती, प्रत्यक्ष मने सामने, उत्पन्न मने पैदा। रासायनिक क्रिया मतलब होगा दो केमिकल का आपस में प्रतिक्रिया। तो लेखक के पूछने पर ओस की बूंद आगे कहती है, आगे से पानी कैसे बनी। बूंद जवाब देती है कि ठीक से याद नहीं, लेकिन उसे इतना पता है कि यह ग्रह जो एक अग्नि का टुकड़ा था उसका ताप कम होता चला गया और ठंडा होता चला गया। और उसे यह याद है कि अरबों वर्ष पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से वह पैदा हुई। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया, वजूद मतलब गंवा दिया, और मुझे उत्पन्न किया। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी पर चारों ओर घूमती फिरती थी। उसके बाद न जाने क्या हुआ, जब मुझे होश आया तो मैं अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया। मेरा शरीर पहले ही भाप के रूप में था। भाप माने वाष्प, भाप के रूप में था। वह अत्यंत छोटा हो गया था। वह पहले से कोई 17वां भाग रह गया था। मैंने देखा चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ बने पड़े हैं, जहाँ तक दृष्टि जाती बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई न पड़ता था। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखरता था। हमारे कितने साथी ऐसे थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने उछलने के लिए कमर कसे तैयार बैठे थे। बड़े आनंद का समय रहा होगा, बड़े आनंद का। कितने दिनों तक, कई लाख वर्षों तक, कई लाख, हाँ, चौकों नहीं, मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं। और फिर बूंद बताती है कि जब वो भाप से बर्फ में बदलती तो उसका शरीर पहले से 17वां भाग रह गया था, सिकुड़ा छोटा हुआ। हाथ चौका मेरे जीवन के 200 दाल में नमक के समान थे। और बूंद जो पानी पड़ी थी वह बहुत व्याकुल होकर उत्सुकता से उछलने और कूदने के लिए तैयार बैठी थी। लेखक बूंद की बातें सुनकर कहता है कि उस समय उसे बहुत ही मज़ा आया होगा। ओस की बूंद भी
हामी भरते हुए कहती है कि उस समय बहुत खुशी वाला था, लेकिन बूंद से प्रश्न पूछता है कि खुशी का समय कितने दिनों तक रहा। तो फिर वो बोलती है कि कई लाख वर्षों तक। वो खुशी का समय कई लाख वर्षों तक था। कई लाख, हाँ, चौका नहीं, मेरे जीवन के 100-200। और कहा कि हैरान होने की बात नहीं है, उसके जीवन में 200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं, यानी वह जो उसका जीवन है बहुत ही थोड़ा सा जीवन है। लेखक ऐसे लंबे समय तक जीवन जीने वाले के साथ वार्तालाप करके अपने आप को धन्य समझता है। और लेखक कहता है कि यह सब बात सुनकर उनकी जो भावना थी ओस की बूंद के प्रति बढ़ती चली गई। देखिए, मैंने ऐसे दीर्घजीवी से वार्तालाप करते जाना अपने को धन्य समझा और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ती गई। और इसका जीवन बहुत थोड़ा सा जीवन, लेखक लंबे समय तक जीवन जीने वाले के साथ वार्तालाप करने का अपने आप को धन्य समझता है और कहता है कि यह सब बात सुनकर उनकी जो भावना थी ओस की बूंद के प्रति बढ़ती चली गई। हम शांति से बैठे एक दिन हवा में खेलने की कहानियां सुन रहे थे और ओस की बूंद कहानी आगे बढ़ाती है और कहती, एक दिन की बात है, चुपचाप शांति से बर्फ वाली बूंद बैठकर हवा में और हवा के खेलने की कहानियां सुन रहे थे कि अचानक क्या हुआ। ऐसा हुआ मानो हम सरक गए और लगा कि हम लोग सरक गए, खिसकने लगे, मानो हम सरक गए। सबके मुख पर हवाइयाँ उड़ने लगी, अब क्या होगा। और सब लोग के मुख पे हवाइयाँ उड़ने लगी कि अब क्या होगा। इतने दिन आनंद से कटने के पश्चात अब दुख सहने का साहस हम में नहीं था। और इतना दिन तक दुख सहने के बाद उनके पास शरीर बर्फ का रूप छोड़ चुका था, वह पिघलने लगा था। हम पता नहीं कि ज्ञात हुआ कि हमारे भार से भी हमारे नीचे वाले भाई दब कर पानी हो गए हैं। उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है और उनके तरल शरीर पर हम फिसल चले हैं। और बूंद कहती है कि इधर उधर वो चुपचाप क्या थी। बूंद हवा में खेलने की कहानियां भी सुनी रही थी कि महसूस हुआ कि वे अपने जगह से हिल रहे हों या खिसक रहे हों। डर के कारण सबके होश उड़ने लगे कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। यह सोचकर सबको घबराहट होने लगी। इतने दिनों तक जो बर्फ की बूंदें आनंद से समय काट रही थीं, अब दुख सहन करने का साहस उनमें नहीं था। बहुत पता करने पर ज्ञात हुआ क्या कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दब कर पानी हो गए हैं। उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है और उनके तरल पदार्थ शरीर पर फिसल चले हैं। मैं कई मास समुद्र में इधर उधर घूमती रही, फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हुई। मैं कई मास समुद्र में इधर उधर घूमती रही और समुद्र में कई महीनों तक इधर उधर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उनकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी और इसके फलस्वरूप मैं पिघल पड़ी और पानी बहकर समुद्र में जा मिली। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनातीत है। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे भाई बंधुओं का ही राज है, परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है और उसमें निरा नमक भरा है। पहले पहल समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया। कहती है कि पहले जब शुरू में समुद्र का खारापन बिल्कुल नहीं भाया और उसके बाद से जी मचलाने लगा। धीरे धीरे सब सहन हो गया और जब धीरे धीरे उसमें रहने लगी तो सब कुछ उसे सहन हो गया। एक दिन जी में आया कि समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी, भीतर भी क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ किया और उसे देखने के लिए गहरा जाना प्रारंभ किया। मार्ग में मैंने विचित्र जीव देखे,
अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंघे, जालीदार मछलियाँ, कई कई मन भारी कछुए और हाथों वाली मछलियाँ देखी। एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी। उसके 8 हाथ थे और उस मछली के 8 हाथ थे। वह इन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती थी और जो हाथ थे उनके 8, जो मछली थी वो उन हाथों से शिकार को पकड़ लेती थी। मैं और गहराई की खोज में किनारे से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। और गहराई की खोज में जब किनारे दूर गई तो उसे ऐसी वस्तु दिखाई दी और वो चौंक पड़ी। अब तक समुद्र में अंधेरा था। सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे थे और बल लगाकर देखने के कारण उसके आँख दुखने लगे थे। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा है। और उसे लगा कि इसमें अंधेरे में कैसे जीव देखते होंगे, तो उसे एक ऐसा जीव दिखाई पड़ा, लग रहा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा है। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी। क्या थी? अत्यंत बहुत ही सुंदर मछली। उसके शरीर से एक प्रकाश की चमक निकलती थी जो उसे मार्ग दिखलाती थी। इस प्रकाश को देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियाँ उसके पास आ जाती थी और वह जब भूखी होती थी तो पेट भर उनका भोजन करती थी। विचित्र है। जब मैं और नीचे समुद्र की गहरी तह में पहुंची तो देखा कि वहाँ भी जंगल है। छोटे छोटे ठिगने मोटे पत्ते वाले बहुतायत उगे हुए हैं। मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुतायत से उगे हुए हैं। वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं। यह पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट अंधे हैं तथा महा आलसी हैं। यह सब देखने से में कई वर्ष लगे। जी में आया कि ऊपर लौट चले, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है। और कई वर्ष लग गए देखने में और उसके मन में आया कि ऊपर लौट चले, परंतु कोशिश करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है। मेरे ऊपर यानी पानी का कोई 3 मील कोई नई बात न थी। करोड़ों जलकण इसी भांति अपनी जान बचाते और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता था। मैं अपने भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर खोखले स्थान में निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ की सम्मति में वही पड़ा रहना ठीक है। कुछ उत्साही युवा भी थे। वे स्वर में बोले, हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या छुपा हुआ है। और कहें कि हम लोग खोज करेंगे और देखेंगे कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या छिपा हुआ है। अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े। और कहती है कि अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ ठोस वस्तु का नाम भी न था। और ऐसे स्थान पर पहुँचे कि जहाँ ठोस वस्तु का नाम ही नहीं था। बड़ी बड़ी चट्टान लाल पीली पड़ी थी और बड़ी बड़ी चट्टानें वहाँ पे लाल पीली पड़ी हुई थी और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची और उसी स्थान के पास दुर्घटना होने से बची। हम लोग अपनी इस खोज में इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़ते जा रहे थे और वो बिना ही रास्ता देखे बढ़े जा रहे थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह आ पहुँचे जहाँ तापक्रम बहुत ऊंचा था। हमारे लिए असह्य था। हमारे अगुआ कांपे और देखते देखते उनका शरीर ओस जन और हद्र जन में विभाजित हो गया। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए और मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक ओर निकल भागी। और वो क्या कि
ये अपने बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल भागी। हम लोग अब ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पृथ्वी का गर्भ रह रह कर हिल रहा था, और ऐसी जगह पहुंचे जहां पृथ्वी का गर्भ रह रह कर हिल रहा था। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ, हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। और जब एक तेज धड़ाका हुआ तो बहुत तेजी के साथ क्या हुए, बाहर फेंक दिए गए। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले, और वो ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े। पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है, और जब पीछे देखे तो ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है। उसमें धुआं, रेत, पिघली हुई लपटें निकल रही हैं। पृथ्वी से क्या क्या निकल रही थी, धुआं, रेत और पिघली हुई। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था, और देखने की भी बार बार इच्छा हो रही थी। मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कर रही हो। और लेखक कहता है कि मैं समझ गया कि तुम किसकी बात कर रही हो, ज्वालामुखी की। हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। अब जब हम ऊपर पहुंचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला। हम गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़े। पुरानी सहेली आंधी के भी हमें वहाँ दर्शन हुए। वह हमें पीठ पर लादे इधर उधर ले जाती, कभी इधर। वह दिन बड़े आनंद के थे। वह आकाश में स्वच्छ खिकोले करते फिरते थे। और कहे कि वह दिन बहुत आनंद के थे जब हम लोग आपस में खिकोले करते आगे बढ़ते थे। बहुत से भाप जलकणों के मिलने के बाद हम भारी हो चले थे, और बहुत से भाप के मिलने के कारण वह भारी हो चला था। झुक आए, एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े, और झुक आए, और एक दिन क्या हुआ, बूंद भर करके नीचे कूद पड़ी। फिर कहती है, मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कुचैली हो एक और बह चली। और पहाड़ पर गिरी और साथियों के साथ मैली कुचैली होकर आगे बढ़ी। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने का जो आनंद आया वो भूला ना जा सका। और कहती है, जब पहाड़ों पे मैं कूद रही थी और किलकारी मार रही थी तो जो आनंद आया वो मुझे कभी भी भूल नहीं सकता। हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर से कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूटकर खंड खंड हो गया। और यह जो तुम इतनी रेत देखते हो, पत्थर को चबा चबा कर हम ही बनाते हैं। और कहती है कि पत्थर को चबा चबा करके क्या बनाते हैं, हम ही बनाते हैं। उसके बाद से क्या हुआ देखिए, जिस समय हम मौज में आते थे तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं करती थी। अपनी बीजियों से उन्मत्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा हुई, बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसलिए मैं एक छोटी सी धारा में मिल गई। और विजय से उन्मत्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। उनकी इच्छा हुई कि समतल भूमि देखने की इच्छा हुई, इसलिए मैं एक छोटी सी धारा में मिल गई। सरिता के वे दिन बड़े मज़े के थे। सरिता के जो वे दिन थे वे बड़े मज़े के थे। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उसे गिरा देते। बहते बहते मैं एक दिन एक नगर के पास पहुंची। मैंने देखा कि नदी के तट पर ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। मैं उत्सुक होकर उसे देखने को क्या बढ़ी कि अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दी, और अपने हाथों दुर्भाग्य को क्या की, न्योता दी। जो ही मैं उसके पास पहुंची, अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। और जब वहां पहुंची तो साथियों के द्वारा एक मोटे से नल में खींच ली गई। कई दिनों तक नल नल घूमती फिरी। मैं प्रतिक्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रही। भाग्य मेरे साथ था बस एक दिन।
और जब बूंद क्षण निकल भागने की कोशिश में लगी थी तो बहुत ही भयानक सफर था और उसमें फंस गई। उसने भाग्य की ओस की बूंद के साथ एक दिन के समय में ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा था। ठीक, उसके यहाँ से देखिए, रात के समय ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा था और बेर की पेड़ तक की कहानी सुना और ओस की बूंद रुकी। सूर्योदय, नल टूटा था और तुरंत उसमें से होकर निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। तो कहे कि जब घूम रही थी तो नल टूटा हुआ था और मैं वहां से, और सूर्य उदय हो गया था, लेकिन शायद ज़्यादा कुछ सुनना चाहता था। तभी ओस की बूंदें चुपचाप वहां से बोल पड़ा, भागी रात के समय में ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें से होकर निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंची। वह रुकी। सूर्य निकल आए थे। बस मैंने कहा, हाँ, मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते। वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई। और बेर की पेड़ कहानी सुनकर ओस की बूंद रुकी और सूर्योदय हो गया था। लेखक शायद और ज़्यादा कुछ सुनना चाहता था। तभी वो बूंद के चुप हो जाने पर बोल पड़ा, बस इतना ही। बूंद ने हामी भरते हुए कहा, हाँ, अब और ज़्यादा वह लेखक के पास नहीं रुक सकती, क्योंकि सूर्य निकल गया है। अब उसमें उड़ने की शक्ति आ जाएगी। वह वाष्प बनकर हवा में उड़ जाएगी। और उसकी बूंद लेखक से कहती है कि उसे रोक कर नहीं रख सकता। अब यह ऐसा असंभव है। वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और देखते देखते लेखक की हथेली से गायब हो गई, आंखों से ओझल हो गई। मतलब